Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next consequence of excess demand. आज हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारी एक्सेस डिमांड है उसके क्या क्या परिणाम निकलने वाले हैं, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या कॉन्सिक्वेंस निकल कर आता है एक्सेस डिमांड का। मीनिंग तो सभी को पहले ही पता चल गई कि मीनिंग क्या होता है। When AD is more than AS, when AD is more than AS corresponding to the level of full employment, corresponding to level of full employment equilibrium, it is called excess demand. जब AD हमारी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशंस में क्या परिणाम निकल कर आते हैं इकोनॉमी में। तो सबसे पहले है इन्फ्लेशनरी गैप। क्या आता है? इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि एक्सेस डिमांड, जो एक्सेस डिमांड है उसका डायरेक्ट रिलेशन ही किससे होता है? इन्फ्लेशन से होता है। किससे होता है? इन्फ्लेशन से। जो हमारा गैप आता है किसका? एक्सेस डिमांड का, वो गैप ही क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है, इन्फ्लेशनरी गैप। उसको हम एक छोटे से डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि सपोज ये हमारे क्या एक डायग्राम है, ये हमारी क्या है? एएस और ये क्या हो गई? एडी। ये तो हमारी कौन सी एक्चुअली में ये प्लांट वाली, और ये कौन सी है? एडी, जो फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या है? इक्विलिब्रियम। यहाँ एडी इज इक्वल टू क्या है? एएस। एडी इज इक्वल टू एएस है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। बट इससे भी ज्यादा क्या आ जाए? ये एडी आ जाए। तो ई से और ये एफ पॉइंट तक ये क्या हो गया? एक्सेस डिमांड। और यही क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप। ये क्या होगा? इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप को क्रिएट होने की जो सिचुएशंस आई है, वो सिचुएशंस कैसे अराइज हुई है? तो सिचुएशंस का अराइज होने का कारण देखो, जब भी क्या होता है? प्रेशर्स ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। क्योंकि एडी बढ़ी है, इट मींस कि डिमांड का प्रेशर आ रहा है। क्या आ रहा है? डिमांड का प्रेशर। किसके ऊपर आ रहा है डिमांड का प्रेशर? ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो रिसोर्स ऑलरेडी कैसे एग्जिस्ट है, जो रिसोर्सेज कैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गई। मतलब लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जबकि रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है इकोनॉमी में, जिससे प्रेशर हुआ डिमांड का एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर। तो इसका सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? इंक्रीज। क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है, वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया। हर चीज क्या हो गई है? महंगी हो गई। और जैसे ही क्या हुआ? ओवरऑल महंगाई आई, ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज हुए, उसने किसको राइज कर दिया? राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जो जनरल प्राइस लेवल था, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए? राइज हो गए। एंड आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। बट आउटपुट कैसा है? यहाँ पर कांस्टेंट है। आउटपुट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आया, इनकम में कोई चेंज नहीं आया। केवल चेंजमेंट किसके अंदर आया? चेंज हुई है हमारी जनरल प्राइसेस लेवल। जो जनरल प्राइस लेवल भी कैसे चेंजमेंट आया? प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि डिमांड को कंट्रोल करने का एक यही रास्ता था कि क्या करने पड़े? प्राइसेस राइज। और जब प्राइसेस राइज हुए तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर क्या आ गया? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। जैसे हम बात करते हैं कांग्रेस के टाइम की, तो उस टाइम बहुत ज्यादा महंगाई थी, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था। हर गुड्स, सभी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस कैसे थे? बढ़े हुए थे। लोगों के पास इतनी मनी थी, इतना पैसा था कि वो कुछ भी खरीदने को तैयार थे, कुछ भी खरीदने को तैयार। तो उस टाइम बहुत ज्यादा क्या था? इन्फ्लेशन था। इवन हम कहेंगे रियल एस्टेट, उस टाइम हमारी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी के प्राइसेस किसमें थे? 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ के अंदर थे। जो जैसे बीजेपी आई है, सारे रियल एस्टेट के प्राइसेस क्या हो गए? डाउन चले गए। तो ये कारण क्या है? क्योंकि पहले लोगों के पास क्या था? पैसा था। हम ये भी कह सकते हैं, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि कब? बिफोर डीमोनेटाइजेशन। जब तक डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, लोगों के पास ब्लैक मनी बहुत थी। मतलब उनके पास इतनी मनी, सप्लाई ऑफ मनी हो रखी थी, इतनी परचेजिंग पावर अच्छी थी कि वो लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते थे, जबकि क्या नहीं थे? सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। जब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे तो क्या करना पड़ता था? डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को बढ़ाना पड़ता था। लेकिन उस टाइम
टाइम पर्सन्स किसी भी प्राइसेस को पे करने के लिए क्या हो जाते थे, रेडी। बट आज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है। अब रियल एस्टेट के प्राइसेस डाउन चले गए, फिर भी लोग उसको परचेज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों के पास अब नहीं रही। अब है कि मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का आप मेजरमेंट कैसे करोगे? तो ये आपने क्या करिए मेजरमेंट, एक्सेस डिमांड आपने कल निकालनी सीखी थी। जो एक्सेस डिमांड है वो ही क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है। तो ये मेजर ईएफ पॉइंट है, ये कैसा है आपका, इन्फ्लेशनरी गैप का है। क्लियर हो गया। सेकंड कॉन्सिक्वेंस है स्टैटिक जीडीपी। कैसी? स्टैटिक जीडीपी। इट मींस कि फिक्स जीडीपी, जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया। जीडीपी के अंदर क्या नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया। अब जीडीपी में कोई चेंज क्यों नहीं आया? देखो, इवन द लेवल ऑफ एडी इज हायर, जबकि क्या है, जो एडी है, एग्रीगेट डिमांड है, उसका जो लेवल है वो हायर है, ज्यादा है। किससे? देन इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। और ये हमने पढ़ा है, जितनी ज्यादा एडी बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, उतनी क्या होता है, हमारी जीडीपी बढ़ती है। बट इस सिचुएशंस में कैसा है, ये गलत है, रॉन्ग है। करेक्ट, द लेवल ऑफ जीडीपी डज नॉट राइज। जो जीडीपी का लेवल है वो राइज नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में क्या नहीं है, एक्सेस कैपेसिटी ही अवेलेबल नहीं है, जो हम क्या कर सके कि डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कर सके। हम रिसोर्सेज का ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, फुलर यूटिलाइजेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं। जितनी उनकी कैपेसिटी थी उतना उनको यूज किया जा रहा है। अब आगे अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या नहीं कर सकते, उसका हम सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। इट रिमेन स्टैटिक। जो कैसी है, स्टैटिक है, फिक्स्ड है। तो कहता है कि इट इज अ सिचुएशन। ये सिचुएशन क्या हो गई, हायर डिमांड फेल टू जनरेट हायर जीडीपी। यहाँ हायर डिमांड, हायर एडी फेल हो गई, किसको क्या करने में, जीडीपी को इंक्रीज करने में फेल हो गई। और कारण क्या रहा, क्योंकि ये क्या हुई है, बियॉन्ड टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हुई है। और बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये होता है ऑल सोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन आवर इकोनॉमी। ये इकोनॉमी में कैपेसिटी ही नहीं है और प्रोडक्शन करने की, तो क्या जीडीपी हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्या प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? ना आउटपुट में चेंज आ रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट में चेंज आ रहा है, इनकम में चेंज आ रहा है। क्लियर हो गया। तो प्राइसेस केवल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इससे क्या कह सकते हैं, देखो लास्ट हम क्या कहेंगे, व्हेन वी से दैट, हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी रिमेन्स कांस्टेंट। जीडीपी कांस्टेंट है, बट इट इज नॉट मींस दैट बोथ जीडीपी आर कांस्टेंट। इसका मीनिंग ये नहीं है कि दोनों जीडीपी हमारी कांस्टेंट है। अब कहोगे दोनों जीडीपी कौन सी थी? फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था आपने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीडीपी। तो टू टाइप्स थे, कौन सी, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब क्या था, एक्चुअली इंक्रीज, एक्चुअली इंक्रीज इन आउटपुट या एक्चुअली इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी व्हिच आर मेजर एट द करंट ईयर प्राइसेस, नॉट इंक्रीज इन आउटपुट। जहां पर आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, प्राइसेस को इंक्रीज होने से जीडीपी इंक्रीज हो गई, वो हमारी नॉमिनल जीडीपी थी। और रियल जीडीपी जिसमें प्राइस कांस्टेंट थे, किसमें चेंज आया था, आउटपुट में चेंज आया था, जिस कारण से जीडीपी बढ़ी। तो कह रहे हैं कि वी आर रेफरिंग टू रियल जीडीपी। यहाँ हम किसको रेफर कर रहे हैं, केवल जो जीडीपी स्टैटिक्स है वो रियल जीडीपी स्टैटिक्स है। कई बार ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है कि एक्सेस डिमांड के अंदर हमारी नॉमिनल जीडीपी स्टैटिक्स होती है या फिर रियल जीडीपी होती है। तो केवल कौन सी जीडीपी स्टैटिक्स होती है, रियल जीडीपी स्टैटिक होती है, रियल जीडीपी फिक्स होती है, नॉट द नॉमिनल जीडीपी। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी इज मेजर एट द करंट ईयर प्राइसेस। और करंट ईयर प्राइसेस क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो तो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो क्या बढ़ेगी, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगी, नॉमिनल जीडीपी स्टैटिक्स नहीं होगी। स्टैटिक केवल कौन सी जीडीपी है, रियल जीडीपी स्टैटिक्स है। ये कहता है फैक्ट दैट एक्सेस डिमांड, इसका फैक्ट क्या है, जो एक्सेस डिमांड है लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। एक्सेस डिमांड लीड्स किसको कर रही है कि जनरल प्राइस लेवल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, जो इंप्लाइज करते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस विल राइज। जो जीडीपी है वो कौन सी, करंट ईयर प्राइसेस की क्या हो जाए, राइज हो जाए। या हम ये कहें कि नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाए, हमारी इंक्रीज हो जाए।
क्लियर हो गया। तो ये दो कॉन्सिक्वेंस, इन्फ्लेशनरी गैप एंड स्टैटिक जीडीपी। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। क्या है? एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। डिमांड जब बढ़ती है तो क्या क्रिएट हो जाता है? वेज प्राइस स्पाइरल। इन दोनों के बीच में स्पाइरल आ जाता है, वेज और प्राइस। इट मींस वेज कैच प्राइस एंड प्राइस कैच वेजेस। वेजेस तो वेज है जो हमारा, वो तो कैच करता है प्राइस को, प्राइस कैच करता है किसको? वेज को। अब ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? देखो, जैसे ही हमारी क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी, इट मींस डिमांड के ज्यादा होने से ऑटोमेटिकली क्या होता है? प्रेशर्स ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, मतलब एक्सेस ऑफ एडी प्रेफर करती है किसको? ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज ऑलरेडी क्या है? एग्जिस्ट, उनको प्रेशराइज करेगी कि क्या कीजिए, और भी ज्यादा आप प्रोडक्शन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? सप्लाई कीजिए। और जब प्रेशर आएगा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर, वो ऑलरेडी फुल्ली क्या है? यूज किया जा रहा है, फुल्ली यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, तो वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, किसी भी चीज को अगर एक्सेसिव यूज किया जाए तो उसका क्या हो जाता है? उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है? कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? राइज हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? और इनटू एक्सेस डिमांड, जैसे डिमांड बढ़ी, उसने किसको प्रेशराइज किया? एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को प्रेशराइज किया। और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ने किसको प्रेशराइज किया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को क्या कर दिया? प्रेशराइज कर दिया। अब है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो राइज हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है? राइज। तो एक बार तो वर्कर से काम कितना करा रहे हो? 8 आवर काम करा रहे हो। फिर आप कह रहे हो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, आपने देखा भी होगा कि मार्केट में डिमांड आ रही है, आपको 4 आवर्स और रुकना होगा। तो जो एम्प्लॉइज होते हैं क्या कहते हैं, भाई अगर हमें क्या दोगे, आप एक्स्ट्रा दोगे तो हम पक्का रुकेंगे। क्या पक्का रुकेंगे? इट मींस वो क्या कह रहे हैं? वेज बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए? वेज। तो क्या इंक्रीज हुआ है? राइज इन वेज। इट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल। अब क्या करेगा प्रोड्यूसर्स कि भाई वो वेजेस पे तो दे रहा है, तो क्या करेगा? इसके बिहाफ पर वो उस गुड्स के प्राइसेस को बढ़ा देगा। तो उसने क्या किया? जनरल प्राइस लेवल को राइज कर दिया। मतलब सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस क्या कर दिए? उसने इंक्रीज कर दिए। जैसे उसने क्या किया? जनरल प्राइस लेवल को इंक्रीज किया। जैसे ही राइज इन प्राइस बढ़े, उसने दोबारा किसको लीड्स कर दिया? राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। क्यों? पहले कोई भी कमोडिटी कितने रुपीस में आती थी? 2 रुपीस में। आज वो आएगी कितने में? 5 रुपीस में। ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई और वो नेसेसरी है। क्या है? वो गुड्स नेसेसरी है, परचेज करना भी बहुत जरूरी है। और क्या हो गया? इसके प्राइसेस बढ़ गए। क्यों बढ़े? क्योंकि बहुत डिमांड हो रही है, तो 5 रुपीस हो गए। जैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी, हम क्या कहेंगे? भाई हमारा क्या कीजिए? दोबारा से सैलरी को बढ़ाइए, क्योंकि हम इतनी सैलरी के अंदर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। देख कहते हैं ना, जो डीएनएस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता बढ़ता है, वो इसीलिए बढ़ता है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जब हमारी क्या हो जाती है? कॉस्टली हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ाना पड़ता है? डीएनएस अलाउंस बढ़ाना पड़ता है, जिससे हम क्या कर पाए? इस इकोनॉमी में, उस सोसाइटी में हम सरवाइव कर पाए। तो देखो, जैसे ही क्या बढ़े? प्राइस बढ़े। प्राइस ने डायरेक्टली किसको इंपैक्ट किया है? वेज को। वेज जैसे बढ़ते हैं, वेज डायरेक्टली किसको इंपैक्ट करते हैं? प्राइसेस को। इट मींस ये प्राइस वेज क्या हो गया? स्पाइरल हो गया। दोनों के बीच में एक ऐसा युद्ध हो गया, अगर प्राइस कैच करेंगे वेज को, वेज कैच करेंगे किसको? प्राइसेस। क्लियर हो गया? अगर वेजेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? देखो, हम वेज के अकॉर्डिंग देखते हैं। वेजेस बढ़ गए, लोगों ने डिमांड की, हमारी सैलरी बढ़ी चाहिए। सैलरी अगर आपकी बढ़ रही है तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? प्रोड्यूसर्स के ऊपर। वो क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ा देगा। तो खरीदने हमें ही है, खरीदना हमें ही है ना। तो देखो, वेज जैसे ही बढ़ाई तो साथ साथ क्या बढ़ा दिए? प्राइसेस। जैसे ही प्राइसेस बढ़ाए, कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी बढ़ रही, तो हमने क्या किया? हमारी सैलरी बढ़ाओ। तो वेज ने कैच किया प्राइस को, प्राइस ने कैच किया किसको? वेज को। तो ये है वेज प्राइस स्पाइरल हमारी। फोर्थ कॉन्सिक्वेंस ये अराइज होती है किसके अंदर? एक्सेस डिमांड के अंदर। अब है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये लास्ट कॉन्सिक्वेंस है हमारा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब कहोगे मैडम डेफिशिएंट डिमांड के अंदर तो समझ आया था कि प्रॉफिट में लॉस हो जाता है, क्योंकि वहां रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन किया जाता है।
क्या किया जाता है डेफिशिएंट डिमांड में? रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन, तो वहां लॉस तो सुना है, बट यहाँ रिसोर्सेज जब ऑलरेडी क्या है, फुल्ली एम्प्लॉयड है, तो यहाँ प्रॉफिट में लॉस कैसे है? तो लॉस इसलिए है, यहाँ प्रोड्यूसर्स क्या हो रहा है कि नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ द ऑल सेक्टर्स, वो सभी सेक्टर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा। वो कहीं ना कहीं क्या सोच रहा है, अगर मेरे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल होते तो शायद मैं डिमांड को फुलफिल कर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता था। प्राइसेस बढ़ गए हैं लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, तो उसके प्रॉफिट में क्या हो गया, कमी। देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ओइंग टू अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या हो रही है, वो डिमांड अनफुलफिल्ड हो रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं बट प्रोड्यूसर चाहकर भी क्या नहीं कर पा रहा, प्रोडक्शंस नहीं कर पा रहा। अब प्राइसेस बढ़े हुए हैं, देखो यहाँ पर प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं और डिमांड भी हो रही है, बट प्रोड्यूसर्स क्या नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो उसके प्रॉफिट में क्या हो रहा है, लॉस। यहाँ वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता था बट वो अब यहाँ नहीं कमा पाएगा, बिकॉज क्या माना है, टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। टेक्नोलॉजी कैसी है, कांस्टेंट है। रिसोर्सेज का जो यूज करना था वो यूज कर चुका है, जितनी उसकी पोटेंशियल आउटपुट था वो आ चुका है, उसके आगे वो प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकता। ये कहता है कि एक्सेस डिमांड इज नॉट अ वर्च्यू, जो हमारी एक्सेस डिमांड होती है वो क्या नहीं होती, वर्च्यू नहीं होती, अच्छी नहीं होती, बट वीसीएस कैसी होती है, बहुत बुरी होती है। देखो अच्छी नहीं होती एक्सेस डिमांड की, बहुत डिमांड हो जाएगी, अच्छी नहीं होती इकोनॉमी के लिए, बट वीसीएस इट इज जनरेट इन्फ्लेशन स्पाइरल इन द इकोनॉमी, क्योंकि ये इकोनॉमी में क्या ला देती है, इन्फ्लेशन स्पाइरल ला देती है। इन्फ्लेशन का आ जाना, इट मींस इकोनॉमी का डगमगा जाना, इकोनॉमी हमारी बुरी तरह बिखर जाती है। हम ये कहें कि जो मीडियम, जो हमारे मिडिल लेवल के जो पर्सन्स है, पुअर जो सेक्शंस है, वो क्या नहीं रह पाता, वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाता। अब है नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में डिफरेंस कैसे बताओगे? तो सबसे पहले तो क्या है, इनकी मीनिंग हो जाएगी। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मींस एडी इज मोर देन ईयर्स एट द कॉरस्पॉन्डिंग द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डिफ्लेशन क्या है, एडी इज लेस देन ईयर्स, एडी इज लेस देन ईयर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये मीनिंग हो गया। सेकंड, जो हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के अंदर डज नॉट चेंज एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड इनकम, बट यहाँ पर डिफ्लेशन में क्या आएगा, डिक्रीज इन आउटपुट, डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, नॉट फुलफिल द एडी, यहाँ पर एडी को क्या नहीं किया जाता, फुलफिल नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर क्या होती है, डिमांड ही डेफिशिएंट हो जाती है। इन्फ्लेशन में प्राइसेस राइज होते हैं, डिफ्लेशन में प्राइसेस फॉल होते हैं, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बोथ आर नॉट, हम ये कहें वर्च्यू इन आवर इकोनॉमी, ये अच्छे नहीं होते हमारी इकोनॉमी के लिए, कि हमारी इकोनॉमी में क्या करे कि उसमें डिफ्लेशन अच्छा है, इन्फ्लेशन, दोनों सिचुएशन अच्छी नहीं है। अगर ये दोनों सिचुएशन इकोनॉमी में आ रही है, इट मींस स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ जाए तो आरबीआई, बैंक, गवर्नमेंट सभी जोर लगाते हैं कि ये दोनों सिचुएशंस हमारी इकोनॉमी में क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, बाय द आरबीआई। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक करने वाले हैं। तो अभी हमने जो कंप्लीट किया वो था एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर हो गया होगा सभी को?